हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका अखिल एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग एमपीपीएससी और एमपी से जुड़े हुए एग्ज़ाम्स के टॉपिक्स पर बात करते हैं। और आज के अपने इस मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के अंतर्गत इस दूसरे टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना पर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना कैसी है, उस पर पूरी कंप्लीट बातचीत इस पूरे टॉपिक में करी जाएगी। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात करेंगे भौगोलिक संरचना की, मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये भू संरचना की दृष्टि से एक पठारी राज्य है। तो मध्य प्रदेश भू संरचना की दृष्टि से क्या है, एक पठारी राज्य है। पठारी भारत और मैदानी भारत के मध्य बदलता हुआ क्रम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो जो पठारी भारत है और मैदानी भारत है, तो पठारी भारत और मैदानी भारत के मध्य बदलता हुआ क्रम मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसलिए इस राज्य की भू रचना में बहुत विविधता पाई जाती है। तो इसलिए ये जो मध्य प्रदेश राज्य है, इसकी जो भू रचना है या भू संरचना है, इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। वैसे यहाँ प्राचीन कठोर शैलों का मूल रूप से फैलाव मिलता है। तो मध्य प्रदेश में प्राचीन कठोर चट्टानों का मूलतः फैलाव मिलता है। राज्य के उत्तरी भाग में भूमि की ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो जो राज्य का क्या है, उत्तरी भाग है, वहाँ पर जो भूमि की ढाल है वो क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है। इसलिए यहाँ ऐसी अनेक नदियाँ हैं जो उत्तर की दिशा में बहकर गंगा में जा मिलती हैं। तो जो मध्य प्रदेश का क्या है, उत्तरी भाग है, वहाँ भूमि की ढलान क्या है, उत्तर पूर्व की ओर है। और इसी कारण से यहाँ ऐसी अनेक नदियाँ हैं जो क्या करती हैं, उत्तर दिशा की ओर बह करके गंगा में मिलती हैं। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं। तो पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां में नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो दरार घाटियों का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और ये क्या करती हैं, दरार घाटियों का निर्माण करती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भी भूमि की ढाल मिलती है। तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर भी क्या मिलता है, भूमि की ढाल मिलती है। इधर बहने वाली नदियों में प्रधानतः महानदी तथा उसकी सहायक नदियां हैं। तो दक्षिण पूर्व दिशा की ओर जो क्या है, भूमि का ढाल मिलता है। उधर बहने वाली वो जो नदियां हैं उनमें प्रमुखतः कौन सी हैं, महानदी और उसकी सहायक नदियां हैं। इन विभिन्न भूभागों के अतिरिक्त राज्य के एकांकी रूप में भिन्नता लाने वाली कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। तो ये जो भूभाग हैं, इसके अतिरिक्त राज्य के एकांकी रूप में क्या है, भिन्नता लाने वाली कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। यहाँ अनेक निचली पर्वत श्रृंखलाएँ, नुकीली पहाड़ियाँ और पठार स्थित हैं। तो मध्य प्रदेश में क्या है, अनेक क्या हैं, निचली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नुकीली पहाड़ियाँ हैं और पठार हैं। तो भौतिक संरचना की दृष्टि से प्रदेश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो क्या है, भौतिक संरचना है, इसकी दृष्टि से मध्य प्रदेश को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है मध्य उच्च प्रदेश। पहला भाग क्या है दोस्तों, मध्य उच्च प्रदेश। फिर है दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और तीसरा है पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो याद रखेंगे कि मध्य उच्च प्रदेश को पुनः क्या किया जाता है, 5 भागों में बांटा जाता है। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत 5 क्या हैं, भाग हैं। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पूर्वी पठार और बघेलखंड, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो इस तरह से कुल कितने यहाँ पे जो क्या है भौतिक संरचना है, इसकी दृष्टि से प्रदेश को प्रमुखतः क्या किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, पूर्वी पठारी भाग। अब मध्य उच्च प्रदेश को पुनः 5 भागों में बांटा गया है। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार और नर्मदा सोन घाटी। तो इस तरह से 7 क्या है, प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश हैं मध्य प्रदेश में। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार,
रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोनघाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। तो मध्य उच्च प्रदेश की यदि हम बात करें तो यह प्रदेश राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। तो जो क्या है मध्य उच्च प्रदेश है, ये कहाँ पर फैला हुआ है? तो मध्य उच्च प्रदेश राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में फैला हुआ है। इसका अधिकांश भाग दक्कन ट्रैप के विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना है। तो विंध्यन शैल समूह, दक्कन ट्रैप के विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस से बना हुआ है। जो क्या है मध्य उच्च प्रदेश का जो ज़्यादातर भाग है वो क्या है? दक्कन ट्रैप के विंध्यन शैल समूह तथा ग्रेनाइट नीस का बना हुआ है। मध्य प्रदेश को निम्नलिखित 5 उप विभागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मध्य प्रदेश को क्या करते हैं? 5 उप विभागों में बांट सकते हैं। पहला है मध्य भारत का पठार। पहला क्या है? मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। तो मध्य भारत का जो पठार है वो कहाँ पर है? इसकी स्थिति कैसी है? तो मध्य भारत का जो पठार है ये मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। यह पठार कडप्पा, विंध्यन, दक्कन ट्रैप की शैलों एवं नवीन निक्षेपों से निर्मित है। तो जो मध्य भारत का पठार है इसका निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और नवीन निक्षेपों से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो याद रखेंगे कि जो मध्य भारत का पठार है ये कडप्पा, विंध्यन, दक्कन ट्रैप की शैलों एवं नवीन निक्षेपों से निर्मित है। मध्य भारत के पठार का अधिकांश भाग ऊबड़ खाबड़ व पठारी है। तो जो मध्य भारत का पठार है इसका जो ज़्यादातर क्या है भाग है ये ऊबड़ खाबड़ और पठारी है। तो मध्य भारत के पठार का ज़्यादातर भाग क्या है? ऊबड़ खाबड़ और पठारी है। इसकी सामान्य ऊंचाई 300 से क्या है 500 मीटर तक है। तो याद रखेंगे कि जो क्या है मध्य भारत का पठार है इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वो 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर तक है। लेकिन उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भाग मैदानी है। लेकिन मध्य भारत का पठार जो है इसका उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी भाग क्या है? मैदानी है, जिसकी ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। जिसकी ऊंचाई क्या है? 150 मीटर से 300 मीटर तक है। मध्य भारत का पठार दक्षिण में मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि बूंदी और करौली प्रदेश, उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। तो जो क्या है मध्य भारत का पठार है ये दक्षिण में क्या है? मालवा के पठार, पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि बूंदी और करौली प्रदेश से और उत्तर में यमुना के मैदान तथा पूर्व में बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ है। मतलब इसके चारों ओर की जो संरचनाएं हैं उसमें मालवा का पठार, राजस्थान की उच्च भूमि, उत्तर में यमुना का जो क्या है मैदान है, पूर्व में क्या है बुंदेलखंड की पठारी भूमि से घिरा हुआ प्रदेश जो है ये क्या है मध्य भारत का पठार है। इस पठार की सामान्य ढाल दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है। तो जो क्या है मध्य भारत का पठार है इसकी जो क्या है सामान्य ढाल है ये क्या है दक्षिण से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से क्या है दक्षिण पश्चिम से उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर है। तो याद रखेंगे कि दक्षिण से पहले दक्षिण पश्चिम की ओर फिर उत्तर तथा उत्तर पूर्व की ओर इसकी ढाल है। इसके फलस्वरूप यहाँ नदियाँ इसी ढाल का अनुसरण करती हुई दक्षिण व दक्षिण पश्चिम से उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ये जो ढाल है इसी का अनुसरण करते हुए जो मध्य भारत के पठार की नदियाँ हैं वो क्या करती हैं? दक्षिण व दक्षिण पश्चिम से उत्तर व उत्तर पूर्व की ओर क्या होती हैं? प्रवाहित होती हैं। इस पठारी प्रदेश के अंतर्गत मुरैना की अम्बाह, जौरा, संबलगढ़ तहसीलें हैं। तो मुरैना की अम्बाह, मुरैना, जौरा, संबलगढ़ तहसीलें हैं। श्योपुर की श्योपुर कला तथा विजयपुर तहसीलें, श्योपुर की श्योपुर कला और विजयपुर तहसीलें, भिंड की भिंड, मेहगांव, गोहद तहसीलें और ग्वालियर की ग्वालियर तहसील, शिवपुरी की शिवपुरी तहसील, कोलारस तथा पोहरी तहसीलें शामिल हैं। तो शिवपुरी की शिवपुरी, कोलारस और पोहरी तहसीलें, गुना की गुना व चाचौड़ा तहसीलें तथा नीमच की जावद, नीमच और मनासा तहसीलें सम्मिलित हैं। तो जो क्या है मध्य भारत का पठार है इसके अंतर्गत जो क्या है प्रमुख भाग हैं उनमें मुरैना की अम्बाह, मुरैना, जौरा, संबलगढ़ तहसीलें। तो मुरैना की 4 तहसीलें अम्बाह, मुरैना, जौरा, संबलगढ़,
श्योपुर की श्योपुर कला तथा विजयपुर तहसीलें, भिंड की कितनी तहसीलें, तो भिंड की भिंड, मेहगांव, गोहद तहसीलें, और ग्वालियर की ग्वालियर तहसील, शिवपुरी की शिवपुरी, कोलारस और पोहरी तहसीलें हैं। तो शिवपुरी की क्या है, शिवपुरी, कोलारस तथा पोहरी तहसीलें हैं। गुना की गुना व चाचौड़ा तहसीलें हैं। तो गुना की क्या है, गुना और चाचौड़ा तहसीलें हैं। और नीमच की क्या है, जावद, नीमच और मनासा तहसीलें सम्मिलित हैं। तो इस तरह से इतने पूरे क्षेत्र को मिला करके ये पठार बनता है। आगे बात कर लेते हैं। मध्य भारत के संपूर्ण प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 32,896 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे 32,896 वर्ग किलोमीटर इस प्रदेश का मध्य भारत के पठार प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। जो क्या है, मध्य प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का क्या है, 10.7% भाग है। इस प्रदेश में चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती, कूनो आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जो क्या है, मध्य भारत का पठार है। इस प्रदेश में क्या है, चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती, कूनो आदि प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो मध्य भारत के पठार में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, तो चंबल, सिंध, क्वारी, पार्वती, कूनो। आगे बात कर लेते हैं। ग्वालियर के दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर सेवड़ा तक कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। तो ग्वालियर के दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर सेवड़ा दतिया तक क्या है, कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, जिन्हें बिजावर सीरीज कहते हैं। तो याद रखना है कि ग्वालियर के दक्षिण में, ग्वालियर का जो क्या है ग्वालियर का जो दक्षिण भाग है वहाँ से उत्तर पूर्व की ओर सेवड़ा दतिया तक क्या है, कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, जिन्हें बिजावर सीरीज के नाम से जाना जाता है। इनमें कायांतरित चट्टानें हैं जिनमें जीवाश्मों का अभाव है, और इनमें क्या है, कायांतरित चट्टानें हैं और इनमें क्या है, जीवाश्मों का भी क्या है, अभाव है। तो इस तरह से ये जो है तो मध्य भारत का पठार प्रदेश था। ये जो यहाँ पे थोड़ा सा जो मैप दिया है इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा भाग है। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। प्राकृतिक विभाग, तो मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है मध्य भारत का पठार, ये वाला जो इसका क्या है, रीजन है, ये मध्य भारत का पठार है। और इधर वाला ये बुंदेलखंड का पठार है। इसके बुंदेलखंड के पठार के जस्ट जो है तो दाहिने साइड में रीवा पन्ना का पठार है। और फिर जो है तो मध्य भारत के पठार के नीचे क्या है, मालवा का पठार है, ये वाला मालवा का पठार है, ये पूरा भाग। और इन सब के नीचे ये जो है तो पूर्व से पश्चिम ये विस्तृत नर्मदा सोन घाटी है। तो इस तरह से मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी हो गई। उसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये नीचे का भाग, और यहाँ पे क्या है, बघेलखंड का पठार है। तो इस तरह से 7 प्रमुख प्राकृतिक विभाग हैं जिनमें से मध्य भारत के पठार को हम लोग देख रहे हैं। तो मध्य भारत पठार के अंतर्गत कठोर एवं शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर से निर्मित चट्टानें हैं। तो जो क्या है, मध्य भारत के पठार में चट्टानें हैं वो क्या है, कठोर एवं शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट तथा चूने के पत्थर से निर्मित चट्टानें हैं, जिनमें लावा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और इनमें क्या होता है, लावा, मध्य भारत के पठार की जो चट्टानें हैं शैल, स्लेट, क्वार्टजाइट, चूने के पत्थर से निर्मित, इनमें लावा अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्य भारत के पठार में जावद, नीमच, मनासा, मानपुरा तहसीलों के उत्तरी भाग में, और गुना, पोहरी तहसीलों के पश्चिमी भाग में, श्योपुर, विजयपुर, संबलगढ़ तहसीलों के दक्षिणी भाग में तथा ग्वालियर व शिवपुरी तहसीलों में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं वो कहाँ पर हैं, तो मध्य भारत के पठार में जो जावद, नीमच, मनासा, मानपुरा तहसील का उत्तरी भाग है, और गुना, पोहरी तहसीलों के पश्चिमी भाग में, और श्योपुर, विजयपुर, संबलगढ़ तहसीलों के दक्षिणी भाग में, और ग्वालियर व शिवपुरी तहसीलों के में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नीमच, मनासा, मानपुरा तहसीलों के दक्षिणी भाग में तथा गुना जिले की चाचौड़ा तहसील में दक्कन ट्राइब की शैलों का बाहुल्य है। तो यहाँ पे शैलों का विभाजन बताया गया है कि जो नीमच, मनासा, मानपुरा तहसील का दक्षिणी भाग है और गुना जिले का चाचौड़ा तहसील में क्या है, दक्कन ट्राइब की शैलें बहुलता से पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये जो मध्य भारत का पठार था इसको हम लोगों ने देखा। आगे बात कर लेते हैं बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड का पठार क्या है, तो बुंदेलखंड का पठार यह पठारी भाग मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। तो जो क्या है बुंदेलखंड का पठार है ये क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इस प्रदेश के उत्तर पश्चिम में
मध्य भारत का पठार है। तो जो बुंदेलखंड प्रदेश है इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, इसके उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, इसके उत्तर पश्चिम में क्या है, मध्य भारत का पठार है, और दक्षिण में मालवा का पठार है, दक्षिण में क्या है, मालवा का पठार है, दक्षिण पूर्व में विंध्यन रीवा पन्ना का पठार है, विंध्य प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार है, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड प्रदेश झांसी मंडल स्थित है। और उत्तर पूर्व में क्या है, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड प्रदेश है झांसी मंडल है वो क्या है, स्थित है। तो बुंदेलखंड का पठार क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। इस प्रदेश के उत्तर पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, दक्षिण में मालवा का पठार है, दक्षिण पूर्व में क्या है, विंध्य प्रदेश रीवा पन्ना का पठार है, और उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड प्रदेश झांसी मंडल स्थित है। बुंदेलखंड का पठार मुख्यतः प्री कैम्बियम युग की रवेदार तथा ज्वालामुखी परतदार शैलों से बना है। तो जो क्या है बुंदेलखंड का पठार है ये मुख्यतः क्या है, प्री कैम्ब्रियन युग की रवेदार और ज्वालामुखी परतदार शैलों से बना है, ज्वालामुखी परतदार शैलों से बना है। इन्हें बुंदेलखंड ग्रेनाइट, महरौनी शिस्ट, बिजावर सीरीज और विंध्यनशैल समूह कहा गया है। तो जो क्या है बुंदेलखंड ग्रेनाइट, इन्हें किन किन जो है तो समूह की चट्टानों में बांटा गया है। तो बुंदेलखंड ग्रेनाइट, मेहरौनी शिस्ट, बिजावर सीरीज और विंध्यनशैल समूह इनको कहा गया है। इस प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई उत्तर में 155 मीटर से लेकर के दक्षिण में 400 मीटर तक है। तो जो क्या है बुंदेलखंड का पठारी प्रदेश है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई उत्तर में 155 मीटर से लेकर के दक्षिण में 400 मीटर तक है। दक्षिण एवं पश्चिम में अर्धचंद्राकार पहाड़ियों एवं कगारों की माला की ऊंचाई 400 मीटर से भी अधिक है। तो जो क्या है दक्षिण एवं पश्चिम में अर्धचंद्राकार क्या है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत दक्षिण एवं पश्चिम में अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ एवं कगारों की जो माला है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 400 मीटर से भी ज़्यादा उसकी ऊंचाई है। इस प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी सिद्ध बाबा है। तो सिद्ध बाबा की चोटी क्या है, बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई क्या है 1172 मीटर है। तो 1172 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, सिद्ध बाबा चोटी है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के इस बुंदेलखंड प्रदेश में छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिले तथा शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसीलें, ग्वालियर की डबरा और भांडेर तहसीलें और भिंड जिले की लाहार तहसील सम्मिलित है। तो कौन कौन से क्षेत्र क्या है बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड प्रदेश है इसमें छतरपुर, टीकमगढ़ और दतिया जिले तथा शिवपुरी की पिछोर और करेरा तहसीलें, ग्वालियर की डबरा एवं भांडेर तहसीलें, भिंड जिले की लाहर तहसील, भिंड जिले की जो क्या है लाहर या लाहार तहसील है वो क्या है बुंदेलखंड प्रदेश के अंतर्गत आती है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 23,733 वर्ग किलोमीटर है। तो जो क्या है बुंदेलखंड प्रदेश है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 23,733 वर्ग किलोमीटर है। तो 23,733 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। तो याद रखेंगे कि मध्य भारत का पठार जो था वहाँ पर क्या था 10.7% था, और यहाँ पे क्या है 7.7% है। 23,733 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है बुंदेलखंड के पठार का। और इस प्रदेश को बुंदेलखंड का पठार, सिंधु पहुँच का मैदान तथा सीमांत, कगारी और पहाड़ी प्रदेशों के रूप में 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो बुंदेलखंड का पठार है इसको सिंध पहुँच का मैदान, सीमांत, कगारी प्रदेश तथा पहाड़ी प्रदेशों के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो बुंदेलखंड के पठार को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है सिंध पहुँच का मैदान, दूसरा सीमांत कगारी प्रदेश, तीसरा है पहाड़ी प्रदेश। तो इस तरह से 3 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। इस प्रदेश में सिंध और उसकी सहायक पहुज, बेतवा और उसकी सहायक धसान और केन नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जो क्या है बुंदेलखंड प्रदेश है इसमें क्या है सिंध व उसकी सहायक पहुज, बेतवा और उसकी सहायक धसान और केन नदियाँ क्या होती हैं प्रवाहित होती हैं। तो जो बुंदेलखंड प्रदेश है यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ, तो सिंध और उसकी सहायक पहुज नदी, बेतवा और उसकी सहायक धसान नदी और केन नदी प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे 5 नदियाँ, प्रमुख 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी, सिंध, पहुज, बेतवा, धसान, केन। तो बुंदेलखंड पठार की जो क्या है प्रमुख नदियाँ हैं उनमें से सिंध, बेतवा, केन, पहुज, धसान है। तो याद रखेंगे सिंध और उसकी सहायक पहुज, बेतवा और उसकी सहायक धसान, केन और उसकी सहायक नदी क्या कौन सी यहाँ पे क्या होती है प्रवाहित होती है। तो इस तरह से याद रखेंगे बुंदेलखंड के पठार को। 23,733 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है।
प्रतिशत में बात करें तो 7.7% क्या है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का है। 3 भागों में इसको बांटते हैं, सिंध पहुज मैदान, सीमांत कगारी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश। तो इस तरह से ये हो गया बुंदेलखंड का पठार। आगे बात कर लेते हैं रीवा पन्ना के पठार की। तो तीसरा जो क्या है हमारा भौतिक विभाजन है वो क्या है, रीवा पन्ना का पठार है। तो रीवा पन्ना का पठार, यह पठारी भाग मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत है। तो जो क्या है रीवा पन्ना का पठार है, ये भी क्या है मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में इसका भी विस्तार है तथा इसका थोड़ा सा क्षेत्र मध्य भाग में स्थित है। और उसका जो थोड़ा सा क्षेत्र है ये क्या है मध्य भाग में स्थित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का पठारी भाग व अवध का मैदान है। तो याद रखना है कि रीवा पन्ना का पठार जो है ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत है, उत्तरी भाग में फैला हुआ है तथा इसका थोड़ा सा क्षेत्र मध्य भाग में भी स्थित है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का पठारी भाग और अवध का मैदान है। उत्तर पूर्व में दक्षिणी बिहार का मैदान है। और उत्तर पूर्व की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या है दक्षिणी जो बिहार है उसका मैदान है। और दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण में नर्मदा घाटी है। दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में क्या है नर्मदा घाटी है। पूर्व में बघेलखंड प्रदेश और पश्चिम में मालवा का पठार है। पूर्व में क्या है इसके बघेलखंड प्रदेश है और पश्चिम में क्या है मालवा का पठार है, पठार स्थित है। इस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, तो रीवा पन्ना के पठार का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखेंगे कि जो रीवा पन्ना का पठार है इसका कुल क्षेत्रफल 31,954.8 वर्ग किलोमीटर है। और इस पठार का निर्माण आद्य महाकल्प की कडप्पा एवं विंध्यन शैलों से हुआ है। तो जो क्या है रीवा पन्ना के पठार का निर्माण है ये आद्य महाकल्प की कडप्पा और विंध्यन शैलों के निर्माण से हुआ है। इस क्षेत्र में अत्यंत नूतन निक्षेप भी हैं। तो जो क्या है रीवा पन्ना का पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अत्यंत नूतन निक्षेप भी हैं। इसमें चूने का पत्थर, कुछ हार्ड स्टोन, बालू का पत्थर, हेमेटाइट और क्वार्टजाइट की परतें भी मिलती हैं। तो चूने का पत्थर, हार्ड स्टोन, बालू का पत्थर, हेमेटाइट तथा क्वार्टजाइट की परतें मिलती हैं। पन्ना में इस समूह की शैलों में विद्यमान ज्वालामुखी विभेदों में हीरा मिलता है। तो पन्ना जिले में जो क्या है रीवा पन्ना के पठार समूह की शैलों में विद्यमान क्या है ज्वालामुखी विभेद हैं, वहाँ पर क्या मिलता है हीरा मिलता है। इस प्रदेश में रीवा, सतना, पन्ना तथा दमोह जिले और सागर जिले की रेहली व बंडा तहसीलें सम्मिलित हैं। तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत, रीवा पन्ना के पठार का विस्तार यदि देखें तो रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत रीवा जिला, सतना, पन्ना और दमोह जिले 4 जिले और सागर जिले की रेहली और बंडा तहसीलें सम्मिलित हैं। इसे विंध्यन कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो रीवा पन्ना के पठार को और किस नाम से जानते हैं तो इसको विंध्य का कगारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो विंध्य के कगारी प्रदेश के नाम से रीवा पन्ना के पठार को जाना जाता है। इस पठार की औसत ऊंचाई 350 मीटर है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है 350 मीटर है। कुछ चोटियों की ऊंचाई 640 से 755 मीटर तक है। तो याद रखना है कि जो क्या है रीवा पन्ना का पठार है इसकी औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो 350 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, लेकिन इसकी कुछ चोटियों की जो ऊंचाई है वो 640 मीटर से 755 मीटर तक है। रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में भांडेर एक छोटा पठार है। तो रीवा पन्ना के पठार के पश्चिम में क्या है भांडेर एक क्या है छोटा पठार है जो रीवा पठार से ऊंचा है। तो जो रीवा पठार से क्या है ऊंचा है। उत्तर पूर्व की ओर कगार प्रदेश बिंझ के प्रपाती किरगार पर है। तो बिंझ के क्या है प्रपाती किरगार पर क्या है उत्तर पूर्व की ओर का जो कगारी प्रदेश है ये है। आगे बात कर लेते हैं तो यहीं से समाप्त होता उत्तर पूर्व की ओर कगार प्रदेश बिंध के प्रपाती कगार पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो उत्तर पूर्व की ओर का कगारी प्रदेश है ये बिंध के प्रपाती कगार पर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है। और जिसके उत्तर में क्या है यमुना नदी का मैदान है। और क्या है इसी के उत्तर में क्या है जो यमुना नदी है इसका मैदान भी है। तो इस प्रदेश की नदियों में टोंस और केन प्रमुख नदियां हैं। तो जो क्या है बिंध्य का कगारी प्रदेश है तो इसके क्या है इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उनमें टोंस और केन क्या है प्रमुख हैं। तो इस तरह से हमने तीन भौतिक प्रभागों को देखा। आगे बात कर लेते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार क्या है तो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है।
तो मालवा का पठार क्या है, मध्य प्रदेश के क्या है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम दिशा में क्या है, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम दिशा में मालवा का पठार स्थित है। यह एक त्रिभुजाकार पठार है। ये क्या है, एक त्रिभुजाकार पठार है। मालवा पठार का संपूर्ण क्षेत्र बेसाल्ट पत्थर से निर्मित है। और मालवा पठार का जो क्या है संपूर्ण क्षेत्र है, ये क्या है, बेसाल्ट चट्टानों, बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित है और एक के ऊपर एक परतों के मोटे आवरण से घिरा है। तो एक के ऊपर क्या है, बेसाल्ट पत्थरों से निर्मित है और एक के ऊपर एक परतों के मोटे आवरण से ये क्या है, घिरा है, जिसे सामान्यतः दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। तो जिसको क्या कहते हैं, सामान्यतः दक्कन ट्रैप भी कह दिया जाता है। इसकी मोटाई 600 से 150 मीटर तक है। जो मालवा का पठार है, इसकी जो मोटाई है वो 600 से 150 मीटर तक है। भूगर्भिक इतिहास के क्रेटेशियस एवं इयोसीन युग के अंतिम चरणों में जब भारतीय उपमहाद्वीप अंतिम आकार ले रहा था, तब इसका क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। तो मालवा के पठार के भूगर्भिक इतिहास की यदि हम बात करते हैं, तो भूगर्भिक इतिहास के क्रिटेशियस एवं इयोसीन युग के अंतिम चरणों में जब भारतीय उपमहाद्वीप अंतिम आकार ले रहा था, तभी इसका क्या हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। मालवा पठार में कठोर और मुलायम शैलों का सम्मिश्रण मिलता है। तो जो मालवा का पठार है, यहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानों का सम्मिश्रण मिलता है। मतलब कि कठोर और मुलायम दोनों प्रकार की चट्टानें मिलती हैं, मिलीजुली चट्टानें पाई जाती हैं। यह पठारी भाग पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रदेश के गुना, राजगढ़, धार, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, देवास, सीहोर, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों में विस्तृत है। तो याद क्या रखना है कि जो क्या है, मालवा का पठारी भाग है, इसका पूर्ण एवं आंशिक रूप से प्रदेश के गुना, राजगढ़, धार, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, उज्जैन, देवास, सीहोर, इंदौर, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा और सागर जिलों तक इसका क्या है, विस्तार है। सामान्यतः इस पठारी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई 500 मीटर है। कहीं कहीं हल्के उतार चढ़ाव भी हैं और कहीं कहीं पर क्या है, हल्के उतार चढ़ाव भी हैं। इस प्रदेश में जहाँ तहाँ मेसा के समान छोटी छोटी गहरी ऋतुचरित चपटे शिखर वाली पहाड़ियाँ भी हैं। तो यह इसी जो क्या है, मालवा का पठारी प्रदेश है, यहाँ पर जहाँ तहाँ मेसा के समान छोटी छोटी गहरी ऋतुचरित चपटे शिखर वाली पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र का आवरण दक्कन ट्रैप की शैलों से ढका है। तो जो मालवा क्षेत्र का आवरण है, ये किस प्रकार की शैलों से ढका है, तो दक्कन ट्रैप की शैलों से ढका है, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा पठार दक्षिणी सीमा पर अधिक ऊंचा है और जो मालवा का पठार है, ये दक्षिणी सीमा पर क्या है, ज़्यादा ऊंचाई लिए हुए है, जहाँ से उत्तर की ओर ऊंचाई हल्की कम होती जाती है और वहीं से क्या होती है, उत्तर की ओर जो ऊंचाई है वो हल्की हल्की कम होती जाती है। और पठारी सतह अंततः दक्षिण पूर्व राजस्थान के अविच्छिन्न काप मैदान में विलीन हो जाती है। और जो पठारी सतह है, ये अंततः अंत में क्या होती है, दक्षिण पूर्व राजस्थान के अविच्छिन्न काप मैदान में क्या हो जाती है, समाप्त सी हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसकी मध्य दक्षिण सीमा के समीप जहाँ से विंध्याचल कगार प्रारंभ होने लगता है, कहीं कहीं ऊंचाई 800 मीटर से भी अधिक है। और इस प्रदेश की जो क्या है, ऊंची चोटियों में महू के दक्षिण में सिगार चोटी 881 मीटर ऊंची है, जाना पाव चोटी क्या है, 854 मीटर ऊंची है, धाजारी चोटी 810 मीटर ऊंची है। इस पठार में अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं और क्या है, मालवा के पठार में क्या होती हैं, अनेक नदियां भी प्रवाहित होती हैं, जिसमें पश्चिम से पूर्व की ओर माही, चंबल, छिप्रा, गंभीर, छोटी काली सिंध, नेवाज, पार्वती सिंध, बारना, तेंदोनी, बेतवा, धसान, बेबस, सोनार आदि नदियाँ क्या हैं, प्रवाहित होती हैं। तो जो मालवा का पठार है, इससे प्रवाहित होने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली में माही, चंबल, गंभीर, छिप्रा, छोटी काली सिंध, नेवाज, पार्वती सिंध, बारना, तेंदोनी, बेतवा, धसान, बेबस, सोनार आदि। तो इस तरह से हमने आज बात करी मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत। सबसे पहले मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड के पठार, रीवा पन्ना के पठार, मालवा के पठार, और अब बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी पर। तो नर्मदा सोन घाटी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत। ये जो क्या है, नर्मदा सोन घाटी है, ये नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पर्वत से निकलकर पश्चिम से जबलपुर तक पहुंचने के लिए
बहुत ही अनिश्चित मार्ग तय करती हैं। तो नर्मदा नदी क्या करती है, मैकाल पहाड़ियों के अमरकंटक पर्वत से निकल करके पश्चिम में जबलपुर तक पहुंचने के लिए बहुत ही अनिश्चित मार्ग तय करती है। आगे नदी द्वारा एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली का निर्माण किया जाता है। नदी काफ़ी सीधी बहती है तथा घाटी के ढाल काफ़ी तीव्र हैं। और ये जो नर्मदा नदी है ये काफ़ी सीधी बहती है और जो घाटी के ढाल हैं ये काफ़ी तीव्र हैं। घाटी का यह भाग नवीन भूवैज्ञानिक रचना कहलाता है। तो घाटी का ये जो भाग है ये नवीन भूवैज्ञानिक रचना कहलाता है। अनुमान यह है कि पूर्व काल में नर्मदा नदी बुरहानपुर दरार द्वारा ताप्ती नदी में गिरती थी। तो अनुमान ये भी लगाया जाता है कि पूर्व काल में क्या था, नर्मदा नदी बुरहानपुर दरार द्वारा ताप्ती नदी में गिरती थी। नर्मदा को इस प्रदेश की बहुत पवित्र नदी माना जाता है। तो नर्मदा घाटी, नर्मदा सोन घाटी में क्या है, जो नर्मदा नदी है इसको प्रदेश की बहुत पवित्र नदी माना जाता है। जो स्थान उत्तरी भारत में गंगा को प्राप्त है वही स्थान मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्राप्त है। तो उत्तर भारत में जो स्थान क्या है गंगा को मिला हुआ है, वही जो है तो स्थान मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्राप्त है। घाटी के उत्तर में 340 मीटर ऊंची विंध्य पहाड़ियां हैं। तो जो क्या है नर्मदा घाटी है, नर्मदा सोन घाटी है, इसके उत्तर में 340 मीटर ऊंची विंध्य पहाड़ियां हैं और दक्षिण में सतपुड़ा व महादेव की पहाड़ियां हैं। और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा और महादेव की पहाड़ियां हैं। इन श्रेणियों के मध्य नर्मदा घाटी केवल 10 या 12 किलोमीटर चौड़ी है। और इन श्रेणियों के मध्य में क्या जो नर्मदा घाटी है वो कितनी है, 10 या 12 किलोमीटर चौड़ी है। और इस प्रकार इससे केवल सकरे मैदान का निर्माण होता है। तो इस प्रकार इससे केवल क्या होता है, सकरे मैदान का निर्माण होता है। यह नदी राज्य के मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, धार तथा देवास जिलों से प्रवाहित होती है। नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा का पठार है। नर्मदा घाटी के उत्तर में कौन सा पठार, मालवा का पठार है। उत्तर पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। पूर्व में बघेलखंड प्रदेश है, बघेलखंड का पठार है। दक्षिण में सतपुड़ा प्रदेश स्थित है। पश्चिम में दक्कन ट्रैप युग के शैलक्रम पाए जाते हैं। नर्मदा की प्रमुख जो क्या हैं सहायक नदियां हैं, उनमें हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेसर, कानन, मान, ऊंटी, हथनी दाएं तट से मिलने वाली और बरनार, बंजर, शेर शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई नदियां बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। तो नर्मदा की सहायक नदियों में हिरन, तिंदोनी, बारना, चंद्रकेसर, कानन, मान, ऊंटी एवं हथिनी दाएं तट से दाहिनी ओर से मिलती हैं और बरनार, बंजर, शेर शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव और गोई नदियां क्या हैं बाएं तट से मिलती हैं। यहाँ पे एक फैक्ट ये याद रखना है कि नर्मदा की सहायक नदियों में बाएं तट से 22 नदियाँ और दाएं तट से 19 नदियाँ मिलती हैं। तो इस तरह से याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगले जो है तो भौतिक प्रदेश सतपुड़ा मैकाल श्रेणी की। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत नर्मदा घाटी के तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में क्या है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणियों द्वारा निर्मित एक लंबा पर्वतीय क्रम है। तो याद क्या रखना है कि जो क्या है नर्मदा घाटी है, इसके दक्षिण में, नर्मदा घाटी के दक्षिण में सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रेणियों द्वारा निर्मित एक लंबा क्या है पर्वतीय क्रम है। सतपुड़ा श्रेणियाँ नर्मदा व ताप्ती नदियों से घिरे एक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत हैं। तो जो सतपुड़ा श्रेणी है ये क्या है, नर्मदा व ताप्ती नदियों से घिरे एक त्रिभुजाकार रूप में विस्तृत हैं, जिनका आधार पूर्व में स्थित व उत्तर दक्षिण तक फैली मैकाल श्रेणी है। तो जिनका क्या है आधार जो है, बेस जो है ये पूर्व में स्थित व उत्तर दक्षिण तक फैली मैकाल श्रेणी है। इनकी औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। तो जो क्या है सतपुड़ा मैकाल श्रेणियाँ हैं, इनकी औसत ऊंचाई की यदि बात करें तो 400 से 600 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई है। बैतूल पठार 400 से 600 मीटर ऊंचा है। बैतूल पठार क्या है 400 से 600 मीटर ऊंचा है। बड़वानी पहाड़ियाँ 641 मीटर ऊंची हैं। खंडवा में बीजागढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं ये 849 मीटर, कालीभीत की पहाड़ियाँ 770 मीटर और बैतूल तहसील में हैं। तो ये क्या है, बड़वानी पहाड़ियाँ 641 मीटर खंडवा में हैं, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ क्या हैं 849 मीटर, कालीभीत की पहाड़ियाँ 770 मीटर बैतूल तहसील में हैं तथा महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा स्थान है, सुहागपुर तहसील में स्थित है। तो याद क्या रखना है कि जो क्या है धूपगढ़ 1350 मीटर ऊंचा स्थान है,
ये महादेव पहाड़ी में है, सुहागपुर तहसील में है। और पचमढ़ी के पश्चिम में धूपगढ़ व सतपुड़ा मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी हैं। तो पचमढ़ी के पश्चिम में क्या है, धूपगढ़, और सतपुड़ा क्या है, मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी हैं। इस प्रदेश में दक्कन ट्रैप, आर्कियन, धारवाड़, क्रिटेशियस एवं आधुनिक युग की अधिनूतन चट्टानें मिलती हैं। तो जो क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है। इस प्रदेश में क्या है, दक्कन ट्रैप, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, क्रिटेशियस और आधुनिक युग की अधिनूतन चट्टानें मिलती हैं। इस प्रदेश में बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और खरगोन जिलों का अधिकांश भाग सम्मिलित है। तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा और खरगोन जिलों का ज़्यादातर भाग क्या है, सम्मिलित किया जाता है, सम्मिलित है। महादेव पहाड़ियाँ आर्कियन एवं गोंडवाना कल्प की लाल बलुए पत्थर द्वारा बनी हैं। तो जो महादेव पहाड़ियाँ हैं, इनका निर्माण आर्कियन एवं गोंडवाना कल्प की लाल बलुए पत्थर के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। यहाँ कई छोटे छोटे पठारों के उभार भी हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई छोटे छोटे पठारों के उभार भी हैं। महादेव से पूर्व में मैकाल श्रेणी है। तो महादेव जो क्या है, पर्वत है, इससे पूर्व में क्या है, मैकाल श्रेणी है, जिसका शिखर अमरकंटक 1064 मीटर ऊंचा है। यह एक पवित्र शिखर कहलाता है। और ये क्या है, अमरकंटक क्या है, एक पवित्र शिखर कहलाता है, क्योंकि इसकी ही ढालों पर नर्मदा, सोन, बेनगंगा और महानदियों का जन्म होता है। तो जो क्या है, अमरकंटक पवित्र शिखर है, क्योंकि इसी की ढाल पर नर्मदा, सोन, बेनगंगा और महानदी जो नदियां हैं, इनका जन्म होता है। इन नदियों की ऊपरी शाखाओं ने मैकाल श्रेणी को बहुत काट डाला है। और ये जो नदियां हैं, इनकी जो ऊपरी शाखाएं थी, इन्होंने क्या किया है, मैकाल श्रेणी को बहुत हद तक काट डाला है। इस प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी प्रवाह तंत्र की नदियां प्रवाहित होती हैं। तो जो क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी प्रदेश है, इसमें क्या है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी प्रवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं, जिनमें बैनगंगा, गार, शक्कर, छोटी तवा और वर्धा का नाम क्या है, उल्लेखनीय है। तो इस तरह से नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी प्रवाह तंत्र क्या है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसमें बैनगंगा, गार, शक्कर, छोटी तवा व वर्धा का नाम उल्लेखनीय है। आगे बात कर लेते हैं पूर्वी पठार की। तो पूर्वी पठार मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रदेश में बघेलखंड का पठार स्थित है। और ये जो प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, बघेलखंड का पठार स्थित है। बघेलखंड का पठार क्या है, यहाँ पर स्थित है। पूर्वी पठार नूतन एवं प्राचीनतम दोनों शैलों से निर्मित है। और जो पूर्वी पठार है, ये नूतन, नवीन और प्राचीनतम दोनों चट्टानों से मिल करके क्या है, बना हुआ है। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड एक प्राचीनतम भूखंड का भाग है। बघेलखंड का पठार क्या है, एक प्राचीनतम भूखंड का भाग है। यह प्रदेश 3 प्रकार के शैलों से निर्मित है। और जो बघेलखंड का प्रदेश है, ये क्या है, 3 प्रकार के शैलों से निर्मित है। गोंडवाना शैल समूह जो क्या है, प्रदेश में एक बेसिन के पूर्व पश्चिम में स्थित है। विंध्यन शैल समूह जो सोन घाटी में मिलते हैं। ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट नामक शैलों का बाहुल्य है। उत्तरी विंध्यन शैलों में बलुआ पत्थर और निम्न विंध्यन शैलों में शैल एवं चूना पत्थरों की चट्टानें मिलती हैं। क्वार्टज एवं कांग्लोमरेट चट्टानें भी पाई जाती हैं। इस प्रदेश के अंतर्गत सीधी, शहडोल जिलों के आधे भाग सम्मिलित होते हैं। तो सीधी और शहडोल जिले के आधे भाग यहाँ पर बघेलखंड के पठार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ के शैल समूहों में जो बघेलखंड के पठार के शैल समूह हैं, इसमें प्रदेश के उच्चावच एवं स्थलाकृति को प्रभावित किया है। तो यहाँ के जो शैल समूह है, इसने क्या किया है, प्रदेश के उच्चावच और स्थलाकृति को प्रभावित किया है। दीर्घकालीन अपर्दन के कारण इसके स्कार्प तीव्र ढाल वाले एवं स्पष्ट हो गए हैं। तो इसके जो क्या हैं, स्कार्प हैं, ये तीव्र ढाल वाले और स्पष्ट हो गए हैं। बघेलखंड प्रदेश मुख्यतः सोन नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। और जो बघेलखंड प्रदेश है, ये सोन नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है। सोन और उसकी सहायक नदियों में छोटी महानदी जोहिला, गोफद, रिहंद, बनास और कान्हन है। तो याद रखना है कि सोन तथा उसकी सहायक नदियों में छोटी महानदी जोहिला, गोपद, रिहंद, बनास और कान्हार है। सोन नदी की लंबाई इस प्रदेश में 470 किलोमीटर के लगभग है। तो सोन नदी की जो लंबाई है, ये क्या है, बघेलखंड प्रदेश में 470 किलोमीटर के लगभग है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। भौतिक विभाजन का, मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का हमारा ये टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों,
जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मध्य प्रदेश के इतिहास के साथ। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।